इस वीडियो में हम आगे लेबोरेटरी प्रूफ के साथ देखेंगे कि पायलट को प्लेन टेक ऑफ का 3 दिन पहले तक ऑनियन और गार्लिक कंजम्पशन से मना क्यों किया जाता है। हम ये भी देखेंगे डेली ऑनियन और गार्लिक का कंजम्पशन के वजह से आपका ब्रेन में क्या डैमेज आता है, आप कैसे एक अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर का शिकार बन जाते हैं और आप कैसे आपका ब्रेन का बैलेंस को बिगड़ रहे हो। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, पूरा प्रूफ अवेलेबल है। तो सीधा सीधा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑनियन और गार्लिक को क्यों आपको डेली बेसिस पे एज ए फूड कंज्यूम नहीं करना चाहिए। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर आपको कल्चरल बेसिस पे आपको रीजन दिया गया है, लेकिन हम इस वीडियो में आज लेबोरेटरी बेसिस पे मॉडर्न साइंस का रिसर्च का बेसिस पे आपको कुछ प्रूफ देंगे और प्रूफ देने के बाद आपको समझाएंगे कि क्या फूड होता है और क्या मेडिसिनल प्लांट कंजम्पशन होता है। तो पहले ही आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, डॉक्टर बेक ने डिस्कवर किया था कि जो गार्लिक है उसमें सल्फोन हाइड्रोक्साइल आयन होता है। सल्फोन हाइड्रोक्साइल आयन DMSO एक पॉइजन है, उसका साथ साथ इसका सिमिलरिटी है DMSO यानी डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। इसका क्या पॉइजनस इफेक्ट है, जो DMSO है तो ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको पेनिट्रेट करके भी अंदर जा सकता है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, हम जो साइंस का स्टूडेंट है या फिर जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है हम सभी को मालूम है। जो ब्रेन होता है और जो बॉडी होता है, तो बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिक होता है, वो टॉक्सिक सारे ब्रेन में ब्लड के साथ चला ना जाए, इसलिए जो एक बैरियर होता है ब्रेन में उसको बोला जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर। लेकिन ये जो DMSO है वो आराम से उस ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट करके ब्रेन में जा सकता है। सिमिलरली जो गार्लिक में सल्फोन हाइड्रोक्साइल आयन होता है वो भी ऐसा ही होता है, वो भी बॉडी का हर बैरियर को भेद करके वो अंदर घुस सकता है। ठीक है, ये रहा आपको पहला प्रूफ। सेकेंड आपको प्रूफ में अब दिखा रहा हूँ कि डॉक्टर बेक ने जब फ्लाइट टेस्टिंग इंजीनियरिंग का हिसाब से किसी कंपनी में काम कर रहा था, तो उधर जो पायलट का डॉक्टर होता है, पायलट का जो फ्लाइट सर्जन होता है, उन्होंने आके बार बार रिमाइंड देता था पायलट को कि जब भी आप किसी प्लेन को उड़ाओगे उसके ठीक 72 आवर्स पहले कभी भी ऑनियन या फिर गार्लिक ना खाइएगा। क्यों नहीं खाने के लिए बोला जाता था, क्योंकि जो ऑनियन और गार्लिक होता है वो रिएक्शन टाइम को 2 to 3% इंक्रीज कर देता है। रिएक्शन टाइम इंक्रीज कर देने का मतलब यही है कि अभी अब मान लो किसी एक रूम में फंस गए हो या फिर कोई आप एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में आप फंस गए हो, तो वहाँ पर आपको शांत रह के आपको जो सटीक जो डिसीजन लेने का जो क्षमता होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगते हो किसी एक खराब सिचुएशन में, किसी एक स्ट्रेस सिचुएशन में। तो इसलिए बोला जाता था कि जब भी आप कोई फ्लाइट को आप टेक ऑफ करोगे तब आपका 3 दिन पहले तक आप ऑनियन या गार्लिक को टच भी ना करिएगा। ठीक है, तो ये एक सेकेंड प्रूफ है। अब देखते हैं जो तीसरा प्रूफ है। तो डॉक्टर बेक एक कंपनी को ओन करता था जिसका नाम था अल्फा मैट्रिक्स कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो अल्फा मैट्रिक्स कॉर्पोरेशन में बायोफीडबैक का पर काम किया जाता था। अब बायोफीडबैक के ऊपर काम करने के समय इन्होंने पता लगाया कि जो गार्लिक कंज्यूम करते थे उन पेशेंट को, पेशेंट ही बोला जाएगा क्योंकि ये आप खाओगे तो आप डिजीज्ड इंसान ही बनोगे। तो ये जब गार्लिक कंज्यूम करने वाला जो सैंपल्स होते थे, इवन सैंपल्स होते थे, उनमें क्या होता था कि जो ब्रेन का जो वेव्स होता है उसमें डिसिंक्रोनाइजेशन होता था। अब डिसिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, देखिए हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन में बहुत सारे वेव्स है, अल्फा बीटा गामा, बहुत सारे वेव्स है। उस वेव्स का ऊपर डिपेंड करता है, उस वेव को देख के ये समझा जाता है कि आपका ब्रेन का कंडीशन क्या है। ये माना जाता है कि मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है इस ब्रेन का वेव के बारे में, लेकिन मुझे पता चला कि जो गामा वेव होता है ब्रेन का, वो जिसमें ज़्यादा होता है उसका कंसंट्रेशन पावर, उसका डिसीजन मेकिंग पावर, उसका किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने का पावर सबसे ज़्यादा होता है। हाल ही में आप पता लगा सकते हैं, यूट्यूब में ही अवेलेबल है, IIT में ये रिसर्च चल रहा है कि जो सदगुरु, आपको पता ही होगा सदगुरु के बारे में, तो सदगुरु हमारा सामने जो संभावी मुद्रा लेके आया था, महासंभावी मुद्रा, उसमें जो मंत्र उच्चारण किया जाता है, उस मंत्र उच्चारण करने वाला का जो ब्रेन है उसमें ब्रेन में गामा ऑसिलेशन बहुत ही ज़्यादा है। I'm trying to understand as part of my PhD the impact of Isha Yoga practices, especially Shunya and Shambhavi, on one's cognition and well-being. Each meditator has a story to tell. He sleeps only for 2.5 hours per day. Above 30 hertz is called as gamma oscillations. They are usually seen when somebody is very deeply attentive and perceptive. What happens to the brain during chanting, like ऑफ टॉपिक हो रहा है, लेकिन आप YouTube में जाके इसको आराम से देख सकते हैं कि IIT में रिसर्च हो रहा है।
तो इन्हीं डिसिंक्रोनाइजेशन होता है इन्हीं ऑनियन और गार्लिक को कंज्यूम करने के वजह से। उस वेव को एनसेफेलोग्राफ का हिसाब से मापा जाता है। एनसेफेलोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लॉन्च करके आया था ऑनियन एफर गार्लिक को। उनका जो एनसेफेलोग्राफ का जो ग्राफ था वो पूरा ही ब्लैंक था, उसमें कोई ग्राफ ही नहीं आ रहा था, यानी इतना डेड हो रहा था। एनसेफेलोग्राफ का जो ग्राफ है वो बहुत ही डेड हो रहा था जो ऑनियन एफर गार्लिक को कंज्यूम करता था। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो सल्फोन हाइड्रोक्साइल आयन है वो सारे ब्लड ब्रेन बैरियर को बोल दो या फिर बॉडी का जितना भी बैरियर होता है उसको वो आराम से पेनिट्रेट करके उसका अंदर घुस सकता है। तो यही है मेन रीज़न क्यों ऑनियन और गार्लिक को आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर बेक और रॉबर्ट ने ये भी पता लगाया कि जो इंसान ऑनियन या फिर गार्लिक को कंज्यूम करता है उसका हेडेक भी आता है ज़्यादा। हेडेक के साथ साथ उसको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है। अभी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हम सभी को है। क्यों बोल रहा हूँ मैं सभी को है, खास करके अभी का जो स्टूडेंट है उस सभी को है। जब हम कोई एक टॉपिक को लेके हम रिसर्च करने बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं, तो हम देखते हैं कि 5 मिनट बाद ही हमारा उतना ध्यान नहीं रहता, हम उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते, हम मोबाइल को पकड़ लेते हैं और फिर रील देखने लग जाता है। और 5 मिनट रील देखने के बाद फिर से हम पढ़ते हैं, फिर हमें कुछ बोरिंग लगता है, फिर हम पकड़ लेते हैं मोबाइल को। तो इसे क्या था, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, आपके पास अटेंशन का क्षमता ही नहीं है। तो ये भी पता लगाया डॉक्टर बेक ने कि जो ऑनियन हो, खास करके ऑनियन और गार्लिक को कंज्यूम करता है उसका अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है। और ये भी उन्होंने पता लगाया कि जो सैंपल्स उन्होंने ले आए थे, यानी ह्यूमन सैंपल्स जो कंज्यूम कर रहे थे ऑनियन और गार्लिक को, उसका जब 1 से 2 वीक पूरा ब्लैंक कर दिया गया, उसको मतलब पूरा ऑनियन और गार्लिक से दूर हटा दिया गया, तो उधर दिखा गया कि उसका हेडेक भी बहुत रिकवर हो रहा था, उसका अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर भी बहुत धीरे धीरे कम रहा था। ठीक है, तो यही बात है कि ऑनियन और गार्लिक को आपको क्यों कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा जहाँ पर आपको कल्चरल डिफरेंस दिया जाता है, कल्चरल रीजन दिया जाता है, लेकिन आपको मैं जो अवेलेबल रिसर्च पेपर है उससे ही आपको मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए, जो ऑनियन और गार्लिक है वो फूड नहीं है, ये आपको पता लगा। तो फूड क्या होता है और क्या होता है मेडिसिनल प्लांट। देखिए, जो फूड का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो ऐसा ही बना होता है कि हमारा डेली बेसिस पर चाहिए होता है। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो ज़्यादा होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब जो प्रोटीन हो जाए, फैट हो जाए, लिपिड हो जाए, कार्बोहाइड्रेट हो जाए, और कुछ मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी सामान्य मात्रा में रहता है जो कि हमारा डेली बेसिस पे हमें काम करने के लिए, हमारा एक्टिविटी को स्टेबल रखने के लिए जरूरी होता है। लेकिन जो मेडिसिनल प्लांट होता है वो हम फूड का हिसाब से, फूड का जैसे हम कंज्यूम नहीं कर पाते। तो नहीं कर पाते वो किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से होता है। मान लीजिए मुझे बुखार हो गया तो मुझे तुलसी खाना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए मुझे काशी हो गया तो फिर तुलसी खाना चाहिए। लेकिन हम तुलसी को हम एज ए फूड हम कब खाते हैं? तुलसी का वेजिटेबल आपको दिखे, कभी दिखे? नहीं दिखा होगा, क्योंकि वो एक मेडिसिनल प्लांट है। उसको अगर हनी के साथ मिला के पिया जाए तो और भी उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। तो ऐसे ही बात है कि मेडिसिनल प्लांट को आप फूड का हिसाब से कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अगर आप करने जाओगे तो उसका साइड इफेक्ट आपको पड़ेगा। ऐसे ही जो ऑनियन है और गार्लिक है एक मेडिसिनल प्लांट है। होम्योपैथी अगर आप मेडिसिन हो, मेरा पापा होम्योपैथी मेडिसिन में है, मेरा पापा होम्योपैथिक डॉक्टर है। मैंने देखा है कि एलियम सेपा वो कुछ पेशेंट को देते थे। तो एलियम सेपा जो होता है यानी ऑनियन है, वो एक मेडिसिनल प्लांट है। उसका एक्सट्रैक्ट को यूज करके उसको मेडिसिन का हिसाब से यूज किया जा रहा है। तो उसका ऐसा मत समझो कि ऑनियन और गार्लिक बेकार है, ऐसा मतलब नहीं है। वो मेडिसिनल प्लांट है और फूड का हिसाब से कंज्यूम नहीं कर पाते। देखिए, जो इंडस्ट्री है, मीट इंडस्ट्री है, जो एनिमल बेस्ड फूड होता है, उनका जो बदबू होता है, आपने मीट जब ले आते हो, मीट आप जो कच्चा मीट होता है क्या आप उससे खा सकते हो? उसका जो बदबू होता है ना उसमें, तो उसको छुपाने के लिए ऑनियन और गार्लिक का जो स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस को यूज किया जाता है। इसलिए जो अभी जो मीट का इंडस्ट्री है या फिर जो एनिमल फूड का इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। बहुत ज़्यादा लोग नॉनवेज खाते हैं। तो इसलिए जो ऑनियन और गार्लिक का जो डार्क साइड है वो आपके सामने बहुत ही इजीली कोई लेके नहीं आएगा। जो भी लेके आएगा थोड़ा सा लेके आएगा। मान लीजिए ऐसा और भी रिसर्च हुआ होगा लेकिन आपके सामने अवेलेबल नहीं है क्योंकि जो इंडस्ट्री है उसको दबा दिया। हो सकता है ऐसा ना होने का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आपका फैमिली में शेयर कीजिए। जो बहुत ज़्यादा ऑनियन और गार्लिक खाता है उसको भी शेयर कीजिए, और जो वेजिटेरियन है वो और भी ज़्यादा गर्व महसूस कीजिए क्योंकि आपने ठीक डिसीजन लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल गुड बाय।